नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 10 विज्ञान का पूरा पेपर मिल गया है 5 अप्रैल के लिए। उत्तर सहित है, ध्यान से देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% इसी पेपर से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर सहित से लास्ट तक आप देख लेना। एक चैनल और है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वो भी आपसे संबंधित है। उसको भी आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखो, हमारा जो प्रश्न पत्र होगा 80 नंबर का होगा, 2 घंटे 45 मिनट का होगा। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होंगे। और पहला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित का उत्तर का सही विकल्प का चयन करें। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखो, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वो संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। स या 3 का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो CO2 तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, तो इसमें सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कोशिका विभाजन को प्रेषित करने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। ठीक है, स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ठीक है साथियों, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान वाइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तर लेंस में सामने कहाँ रखेंगे? देखो, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखें? तो आपको यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की घटना को में आपतन कोण का परावर्तन कोण में सही संबंध है, तो ए का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, I = R। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR², 2 का सही हो जाएगा। किसी विद्युत का बल्ब अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वोल्ट है, तो इसमें 110 प्रचालित करते हैं, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो 25 वोल्ट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न अभिक्रिया से संबंधित है कि निम्न अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? तो ये देखो, शीशा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, और 2 ऑप्शन है कि कार्बन चयनित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें 1 और 2 ये दोनों असत्य हैं। शीशा अपचयित हो रहा है और CO2 उपचयित हो रहा है, तो यहाँ इस पर आप टिक कर देंगे। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH संभवतः क्या होगा? तो 10 होगा साथियों। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक को परत चढ़ाकर, ये विधि उपयुक्त है। फिर रिक्त स्थान वाले हमारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो परागणिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या मतलब किसका उदाहरण है? तो रसायनोपरिवर्तन। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर द्वारा। निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड होगी, तो ये इसमें दे रखा है। ठीक है साथियों, तेंदू के पत्ते का उपयोग बनाने में होता है, तो क्या बनाने में होता है? बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते का उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पेशियों में के जमाव के कारण दर्द होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में, एक पंक्ति में आपको देना है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए, तो स्पाइग्नोमेनोमीटर लिख दोगे आप। RBC का रंग किस वर्ण की उपस्थिति से लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से इसको देखना आपको। भारत में वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। MRI का पूरा नाम आपको बताना है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए।
तो देखो कैसे लिखोगे आप, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का एम्पीयर होगी। 1 यूनिट में कितने जूल होंगे, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 2 संश्लेषित शुष्कों के आपको नाम बताना है, तो एक मिथेल ऑरेंज फिनोल्फेथिन लिख देना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। 5 अप्रैल के लिए ये प्रश्न पत्र आपको तैयार करके जाना है साथियों। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा और टार्टिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण CaCl2 का प्रयोग किया जाता है। खंड ब की मैं बात करूं दोस्तों, तो खंड ब में कौन से क्वेश्चन हमें 5 अप्रैल को पूछे जाएंगे। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है, तो शरीर से रक्त स्राव होने पर प्लेटलेट्स कोशिकाएं चोट लगे स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती है, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। आणविक जातिवर्त को आपको समझाना है, तो कैसे समझाओगे आप कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए डीएनए से बनेगी। इस प्रकार डीएनए की विभिन्नताओं के आधार पर विकासीय संबंध खोजना आणविक जातिवर्त है। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, यह आपको बताना है 5 अप्रैल को, कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण वो कहलाते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक संकर द्वारा द्विसंकर प्रारूप के लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो एक संकर लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 है और द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:1 है। स्नेल का परिवर्तन का नियम आपको लिखना है। तो प्रकाश के निश्चित माध्यम से आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा sin r का अनुपात स्थिर होता है और स्थिरांक आप लिख देना है sin i/sin r। फिर है कि 12वीं विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसमें V बराबर वोल्ट, Q बराबर कूलाम और W बराबर VQ। तो इसमें V इंटू Q तो 12 गुणा 2 बराबर 24 जूल आ जाएगा। फिर हमारा प्रश्न है कि जूल का, ध्यान से देखें साथियों, जूल का तापन नियम को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत चालक के अंदर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो क्या लिखोगे कि किसी विद्युत चालक के अंदर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की दर उस चालक के प्रतिरोध द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को आपको समझाना है। तो इस नियम से धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है तो हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। फिर यस्त्र लेपन किसे कहते हैं, तो लोहे एवं इस्पात की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्त्र लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि समझाइए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ग्लूकोज में विखंडन होता है जिससे ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 अप्रैल के लिए कक्षा 10 विज्ञान का राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको आपको देख लेना है। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका समीकरण आपको लिखना है। तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी तथा मशीनों पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। तांबे की विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो विद्युत अपघटनीय अपचयन विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि द्वारा ये चित्र आपको बना देना है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि
अपर रूप किसे कहते हैं? कार्बन के 3 अपर रूपों के आपको नाम लिखने हैं। तो एक ही तत्व के अनेक रूप जिनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता हो अपर रूप कहलाते हैं। सी के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन है। सेक्शन सी में खंड 6 में 5 अप्रैल को कौन कौन से प्रश्न आएंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उनको भी आप देख लें। वायुव्य तथा अवायुव्य श्वसन में अंतर आपको लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे? एक तरफ वायुव्य श्वसन लिख दोगे, दूसरी तरफ अवायुव्य श्वसन लिख दोगे। तो वायुव्य श्वसन ये O2 की उपस्थिति में होता है और अवायुव्य श्वसन ये O2 की अनुपस्थिति में होता है। ये जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कुछ जीवाणु यीस्ट में होता है। इसमें उत्पाद CO2 का जल बनते हैं, इसमें उत्पाद इथेनॉल व CO2 बनते हैं। इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है और इसमें अपेक्षा करते कम ऊर्जा बनती है। अथवा में इसके प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, इसमें एनीमिया रोग हो जाएगा, साथ ही O2 और CO2 का परिवहन भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है अथवा नहीं? कारण आपको बताना है। तो तितली और चमगादड़ के पंखों की मूल उत्पत्ति समान नहीं है, लेकिन इनके कार्य एक समान है, अतः ये अंग आपस में समवर्ती अंग या समजात अंग नहीं है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आपको बताना है। तो मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र, 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र मादा में अक्ष तथा नर में अक्षवाई होते हैं। जन्म लेने वाली संतान में माता में अक्ष गुणसूत्र ही होता है। अतः लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। यदि पिता में अक्ष गुणसूत्र मिले तो लड़की अथवा वाई गुणसूत्र मिले तो लड़का होगा। अब देखो 5 अप्रैल के लिए मैं जो प्रश्न आपको दे रहा हूँ, ध्यान से इनको आपको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि परिनालिका किसे कहते हैं? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न समझाइए एवं आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। तो परिनालिका पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। विद्युत धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव है, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाएं की तरह होती है, जो ये दर्शाती है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आवश्यक चित्र बनाकर इसकी संरचना आपको बतानी है। तो सिद्धांत विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है। इसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। संरचना की बात करें तो विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। ये कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत रहे। कुंडली के 2 सिरे विलय और 2 अर्ध भागों P तथा Q में संयोजित होते हैं। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः 2 स्थिर चाल को पुरुषवाक्ष वायु से स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं में एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो उसमें वियोजन यहाँ दिया गया, प्रकाशीय वियोजन यहाँ दिया गया, विद्युत वियोजन यहाँ दिया गया। इसको आप थोड़ा सा देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके अथवा में प्रश्न है साथियों, ध्यान से इसको देखना है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। ये कॉपर सल्फेट के विलय में कॉपर की विस्थापित कर देता है, जिससे विलय का रंग बदल जाता है। अब 5 अप्रैल को खंड द में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी आप देख लें। तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन की संरचना आपको बताना है। न्यूरॉन के कार्य लिखना है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। न्यूरॉन तंत्रिका की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई इसके 3 भाग होते हैं, एक कोशिकाकाय, द्रुमिका, एक्सॉन। न्यूरॉन के गोलाकार संरचना कोशिकाकाय कहलाती है, जिसमें एक केंद्रक होता है। कोशिकाकाय पर अनेक छोटे प्रवर्ध द्रुमिक कहलाते हैं। सबसे लंबा प्रवर्ध एक्सॉन कहलाता है। न्यूरॉन के कार्य की मैं बात करूं तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में एक सूक्ष्म उत्तेजनीय कोशिका जो मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करती है।
ये कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे, ये चित्र दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझ लें। अथवा में साथियों प्रश्न है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। जहाँ ग्राही उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे वहाँ क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अनैतिक क्रिया और प्रवृत्ति क्रियाओं में अंतर बताना है, मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। तो ग्राही संवेदनशील अंग होते हैं जो पर्यावरण में सूचनाएं ग्रहण कर मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं, जहां इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, संबंधित उचित क्रिया अनुक्रिया की जाती है। यदि ग्राही उचित यह कार्य न कर पाए तो संबंधित अनुक्रिया उचित नहीं होगी। अनैतिक क्रिया और प्रवृत्ति क्रिया ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और प्रवृत्ति क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अनैतिक क्रिया इन क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। प्रतिवर्ती क्रिया अचानक सहज होती है। उदाहरण हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचन क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में उदाहरण है इसके मुंह में लार आना, छींकना आदि। उसके बाद आप देखें कि गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। लेंस आवर्धन का सूत्र लिखिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसमें क्या लिखोगे कि लेंस में सभी दूरियों का मापन उसके प्रकाश केंद्र से करते हैं। बिंब सदैव लेंस की बाईं ओर रखा जाएगा, मतलब लेंस पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर से ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होगी। लेंस आवर्धन सूत्र इसमें दे रखा है। यहाँ h प्रतिबिंब की ऊंचाई है और बिंब की ऊंचाई स्मॉल h दे रखा है। v बिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, ये इसमें दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप समझ लें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है धनात्मक चिन्ह। ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा व आभासी है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन के नियम लिखिए। गोलीय दर्पण के उपयोग भी आपको बताना है। तो परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नियम की हम बात करें साथियों, नियम की बात करें तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण सदैव आपतन बिंदु के एक ही तल में होते हैं। दर्पणों के उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, शेविंग दर्पणों के दंत विशेषज्ञ के द्वारा शोर भट्टियों में ये होते हैं। उत्तर दर्पण के उपयोग की मैं बात करूं तो वाहनों के पार्श्व दर्पण में होते हैं। भर्जन किसे कहते हैं, समीकरण लिखिए। धातु निष्कर्ष की विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि सचित्र आपको समझाना है। तो भर्जन सल्फाइड अयस्क को विद्युत की उपस्थिति के अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण की मैं बात करूं साथियों तो अपचयन प्रक्रमों से धातुओं के पूर्ण शुद्धिकरण हेतु विद्युत अपघटनीय विधि उपयोग में आती है। उदाहरण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध को परत में कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड की शुद्ध व धातु अपघटय में घुल जाती है। विद्युत अपघटय से इतना ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होगी। अविलय अशुद्ध या एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि कोई धातु यौगिक एक अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बदबूहाट के साथ गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए तथा गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। धातु यौगिक का नाम ACSO3, गैस उत्पन्न गैस CO2। समीकरण ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमारा एक लास्ट मॉडल पेपर हो रहेगा साथियों, वो भी आप ज़रूर देख लें। इन दो में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ध्यान से सभी वीडियो आपको देखना है, इसको लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रखा है, उसे भी आपको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।